ऑलिव हार्वर्ड मेरा जानी दुश्मन है। आखिर उसने मुझे जिंदा क्यों निकल जाने दिया? हालांकि वो चाहता तो बासानी मुझे मार सकता था। मैं पूरी तरह उसके रहमो करम पर था। सिल्विया ने कहा, ओहो, मैं तो समझी थी कि कोई बड़ी बात होगी। तुम तो बहुत छोटी सी बात के लिए तशवीश में मुब्तला हो गए। मैंने कहा, हो सकता है तुम्हारी नजर में ये कोई मामूली सी बात हो, मगर मेरे लिए बहुत अहम है। सिल्विया ने कहा, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें जिक पहुंचाना चाहता है, तुम्हारे मंसूबे मालूम करके उन्हें नाकाम बनाएगा। इसीलिए पहले उसने अपनी बेटी को और अब मुझे तुम्हारे साथ लगा दिया है। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, ये तो वो बात है जो बज़ाहिर नजर आती है, लेकिन असल बात कुछ और है और मैं उसी की जुस्तजू में हूँ। सिल्विया ने बेबसी से कहा, अपनी बातें तुम खुद बेहतर समझ सकते हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैंने कहा, अब इसमें एक उलझन का इजाफा और हो गया है। वो मुझसे ये बात क्यों छुपाना चाहता है कि तहजीब उसकी कैद में है? सिल्विया बड़बड़ाई, बोली, मुझे हैरत हो रही है, आखिर तुम छोटी छोटी बातों को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, अगर बड़ी बड़ी बातों को अहमियत दूं तो क्या कमाल करूंगा? बड़ी बड़ी बातों को तो हर शख्स अहमियत देता है। सिल्विया ने चौंक कर कहा, कहीं तुम इनफिरादियत पसंदी के खप्त में तो मुब्तला नहीं हो? ये बहुत बुरी बीमारी होती है। मैंने कहा, मैं किसी किस्म के खप्त में मुब्तला नहीं हूँ। दर हकीकत इन छोटी छोटी बातों के पसे पर्दा बहुत बड़े बड़े अज़ाइम कारफरमा हैं और मैं लाइल्मी पसंद नहीं करता। बेखबरी में उठाया हुआ कोई कदम नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अगर मुझे ऑलिव हार्वर्ड के अज़ाइम का इल्म हो जाए तो मैं बेहतर तौर पर उसके खिलाफ काम कर सकूंगा। वो बोली, मुझसे तो उसने यही कहा है कि मुस्तकबिल करीब में तुम्हारे अज़ाइम जानने की कोशिश करूं, इस तरह कि तुम मेरी तरफ से मशकूक न होने पाओ। मैंने कहा, ठीक है, जल्द या बदेर ये उक्ता भी खुल ही जाएगा। तुम ये बताओ कि तहजीब का क्या हाल है? उससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी? वो बोली, सिर्फ उस रोज जब उसे वहां लाया गया था। वो दिमाग माऊफ कर देने वाली अद्वियात के ज़रिए असर थी और हमने उसे ट्रीटमेंट दिया था। मैंने कहा, यह बात तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं उस इमारत में मौजूद था? सिल्विया ने कहा, उस वक्त कितनी बातें हो सकती थी, फिर शायद गुफ्तगू में ऐसा कोई मोड़ आया भी नहीं था। मैंने कहा, अगर उस वक्त मैं तुमसे तहजीब के बारे में सवाल करता तो तुम मुझे बता देती। सिल्विया ने चंद लम्हे गौर करने के बाद नफी में सर हिलाया। उसने कहा, नहीं, तुम्हारे पूछने के बावजूद मैं इस सवाल का जवाब देने से गुरेज करती। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया, कहा, और अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, क्यों? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे आदमी से मैं ये तवक्को नहीं कर सकती कि तुम कभी मेरा नाम जाहिर करोगे। इसके अलावा अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। तुमसे मुझे ये उम्मीद है कि तुम उन पर कोई कारी ज़र्ब लगाने में कामयाब हो जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रही हूँ। उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। उस वक्त तो तुम खुद कैदी थे, तुमसे क्या तवक्को की जा सकती थी? माजी के कारनामों के सिवा तुम्हारे पास था ही क्या? हाँ, अब तुम आज़ाद हो, यकीनन कुछ न कुछ कर गुजरोगे। मैंने कहा, ये आज़ादी भी तो मैंने अपने बल पर हासिल नहीं की। मालूम नहीं क्यों उसने खुद ही मुझे फरार करवा दिया। सिल्विया ने कहा, इससे तुम्हारी कदावर शख्सियत का अंदाजा होता है। तुम्हें कैद करके भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि छोड़ने पर मजबूर हो जाते। किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने कहा, अब तुम वही बात कर रही हो जो थोड़ी देर कबल मैं कर रहा था। यह नुक्ता कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया बहुत अहम है। सिल्विया ने मुंह बिगाड़ कर कहा, तुम्हारे लिए अहम होगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस वक्त ऑलिव हार्वर्ड अपने मंसूबे की नाकामी पर अपने बाल नोच रहा होगा। मैंने कहा, जब तुम और तहजीब एक ही इमारत में थी तो उससे दोबारा तुम्हारी मुलाकात क्यों नहीं हुई? सिल्विया ने कहा, वो वहाँ कैदी है और उसे तहखाने में रखा गया है। मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, वहाँ तहखाने भी हैं? सिल्विया ने कहा, हाँ, लेकिन इस पर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं वो बुरे वक्तों के लिए तहखाने जरूर तामीर करवाते हैं। मैंने कहा, वाकई मुझे इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो वहाँ कैद नहीं थी, तुम खुद तहखाने में जा सकती थी। वो बोली, मुझे कोई गैर जरूरी हरकत करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अगर कोई जरूरत होती तो मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं थी। मैंने कहा, यह बात लकी के इल्म में भी रही होगी कि तहजीब वहाँ कैद है? सिल्विया ने कहा, न सिर्फ इल्म में थी बल्कि वो उससे ये मालूम करने की भी कोशिश कर रही थी कि फार्मूलों की नकलें कहाँ हैं। मैं हैरत से मुंह फाड़ कर रह गया। क्या कह रही हो? सिल्विया की इस बात ने मेरे जहन के दरीचे वा कर दिए थे और अब मामलात मुझ पर वाजे होना शुरू हो गए थे। सिल्विया ने कहा, उन्हीं फार्मूलों का जिक्र है जो तुमने अमरीकी हुकूमत के हवाले किए हैं। मैंने कहा, जो फार्मूले अमरीकी हुकूमत के हवाले कर दिए गए उनका क्या जिक्र, और अब वो हमारे पास कहाँ? सिल्विया बोली, तो क्या वाकई तुमने उन फार्मूलों की नकलें करवा के अपने पास महफूज नहीं रखी? मैंने कहा, सारी गुफ्तगू तुम्हारे सामने ही तो हुई थी और मैंने बताया था कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिल्विया बोली, मुझे क्या मालूम कि तुम सच बोल रहे थे, मैं तो समझ रही थी कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है। मैंने कहा, यह हकीकत है कि हमारे पास उन फार्मूलों की कोई नकल नहीं है, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि ऑलिव हार्वर्ड ने क्या खेल खेला है।
पहले उसने मुझ पर ये जाहिर किया जैसे उसे मेरी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन दर हकीकत वो भी यही समझ रहा था कि फॉर्मूलों की नकलें मेरे पास मौजूद हैं। उसने तहजीब को भी यही मालूम करने के लिए अगवा किया होगा। मेरे बारे में तो वो अच्छी तरह जानता है कि मेरी जबान नहीं खुलवाई जा सकती, और मुझे छोड़ने की भी यही वजह है। पहले उसने लकी को मेरे पीछे लगाया और अब तुम्हें भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन फॉर्मूलों की कीमत चूंकि अरबों डॉलर तक पहुंचती है, इसलिए ऑलिव हार्वर्ड की राल टपक पड़ी। बिलाशुबा यही बात है, वरना वो मेरी खातिर इतनी जहमत न करता और मुझे पहाड़ी सिलसिले में ही मरवा देता। सिल्विया ने कहा, लेकिन ना तो उसने और ना ही अंकल राबील ने मुझसे फॉर्मूलों के सिलसिले में कोई बात की। अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें चाहिए था कि मुझे वाज़ेह हिदायत देते। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड ने महज एहतियातन ही तुमसे फॉर्मूलों का जिक्र करने से गुरेज किया होगा और हारूत राबील को भी मना कर दिया होगा। ऐसा उसने इस इम्कान के पेश नज़र किया होगा कि कहीं नादानिस्तगी में मेरे सामने तुम्हारे मुंह से फॉर्मूलों के बारे में कुछ निकल न जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मैं मोहतात हो जाता और वो कीमती फॉर्मूले जो उसके ख्याल में मेरे पास हैं उसे न मिल पाते, जिसके नतीजे में वो उन अरबों डॉलर की रकम से महरूम हो जाता जो उसके ख्याल में उसे मिलने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। मगर सबसे ज्यादा तशवीश मुझे तहजीब की तरफ से पैदा हो गई है। मालूम नहीं फॉर्मूलों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वो उस पर कैसे कैसे तशद्दुद कर रहे होंगे। सिल्विया ने कहा, उस पर ज्यादातर जहनी दबाव डाला गया है। ऑलिव हार्वर्ड ने लकी को सख्ती से हिदायत की थी कि उस पर जिस्मानी तशद्दुद न किया जाए। मेरा अंदाजा है कि उसने तुम्हारे खौफ से ये हिदायत जारी की होगी। फर्ज करो तहजीब को कोई नुकसान पहुंच जाए और तुम्हें उसका इल्म हो जाए, तो क्या तुम उसका इंतकाम नहीं लोगे? मैंने कहा, इंतकाम तो मैं अब भी लूंगा। ऑलिव हार्वर्ड को एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। उसकी ये जुर्रत कैसे हुई कि उसने तहजीब पर हाथ डाला? सिल्विया ने कहा, मुमकिन है किसी मौके पर तहजीब के हवाले से वो तुम्हें ब्लैकमेल करने का इरादा रखता हो। मैंने कहा, उसकी फितरत के पेश नज़र बैदस कयास भी नहीं है, लेकिन हत्तुल इम्कान वो यही चाहेगा कि तुम्हारे जरिए ही उसे मतलूबा मालूमात मिल जाएं। सिल्विया ने कहा, तुमने अभी खाना तो नहीं खाया होगा? मैंने कहा, नहीं, और फिलहाल मुझे खाने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है, तुम अपने लिए मंगवा लो। सिल्विया ने कहा, तुम्हें थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, और उसने फोन पर रूम सर्विस को खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने कहा, आज शाम मैंने ऑलिव हार्वर्ड को शामी काउंसलेट के एक मुलाजिम से मिलते देखा था, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? सिल्विया ने मुंह बनाकर कहा, मुझे कारोबारी बातों से उलझन होती है, इसलिए मैं उनमें ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेती। मैंने हैरत से कहा, कारोबारी बातें? मैं शामी काउंसलेट का तस्करा कर रहा हूँ, इसमें कारोबारी बातें कहाँ से नाजिल हो गईं? सिल्विया ने कहा, ओह, वो वहाँ क्या करने जा रहे हैं? यहाँ तो तुमने उनका कारोबार तबाह कर दिया है। मेरी हैरत में इजाफा हो गया। मैंने कहा, शाम में भला वो क्या कारोबार करेंगे? वहाँ तो वैसे ही कारोबार के मौके नहीं हैं, और फिर इस मकसद के लिए दीगर ममालिक कम तो नहीं हैं जहाँ कारोबार के बेहद मौके हैं। सिल्विया बेजारी से बोली, मुझे ये सब नहीं मालूम, मुमकिन है किसी और हुकूमत से उनका मुआहिदा न हो सका हो। मेरी आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गईं। हुकूमत से मुआहिदा? गोया शाम की हुकूमत से उनका मुआहिदा भी हो चुका है। सिल्विया ने बेएतनाई से कहा, हाँ, मगर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? इस बात को तो बहुत अरसा गुजर चुका है, कोई नई बात तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे बताओ सिल्विया, प्लीज। ये तो अच्छा हुआ ऑलिव हार्वर्ड की वजह से ये बात मेरे इल्म में आ गई। सिल्विया झुंझला गई, बोली, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं? कह तो दिया कि मुझे कारोबारी बातों से वहशत होती है। मैंने कहा, जरूर होती होगी, मैं अंदाजा कर सकता हूँ, लेकिन इस कारोबारी मुआहिदे के बारे में तुम्हें जितना भी मालूम है मुझे बता दो। वो बोली, पता नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो। ऑलिव हार्वर्ड से छलांग लगाकर कारोबारी मुआहिदे के पीछे पड़ गए। कोई जवाब देने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा चूंकि अंदर से बंद था, इसलिए मैंने उठकर दरवाजा खोला। वेटर खाना लाया था। चंद मिनट इसी में गुजर गए। वेटर खाना मेज पर चुनकर चला गया तो मैं दोबारा सिल्विया की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो मेरी बेचैनी भांप गई और मुस्कुरा कर बोली, खाना तो शुरू करो, मुझे जो कुछ मालूम है बता दूंगी, मगर पहले तुम खाना खाओ। अब मेरे लिए खाना खाना और भी मुश्किल हो गया था, मगर उससे जल्द से जल्द मालूमात हासिल करने के लिए मैंने कुछ कहे बगैर खाना शुरू कर दिया। हारूत राबिल और ऑलिव हार्वर्ड के इश्तिराक से शाम में कोई कारोबार शुरू करने की खबर मेरे लिए खासी धमाका खेज थी। शाम की सरहद पर इसराइली फौजें जमा थीं और ये बात पूरी दुनिया के इल्म में थी कि यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बावजूद शाम की हुकूमत ने एक यहूदी से क्यों कर मुआहिदा कर लिया और उसे अपने मुल्क में कोई कारोबार करने की इजाज़त किस तरह दी। मैंने महसूस किया कि सिल्विया बड़े गौर से मुझे देख रही है। मैंने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने मानी खेज लहजे में कहा, कहाँ खो गए? जब से तुम्हें तहजीब के बारे में मालूम हुआ है, खोए खोए से दिखाई देने लगे हो। मैंने संजीदगी से कहा, मामला बहुत संगीन है सिल्विया, तुम मुझसे वाकिफ हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। वो बोली, तुम्हें यकीनन ये गम सताने लगा होगा
कि इस कारोबार की आड़ में अरबों के खिलाफ कोई साजिश होगी। मैंने कहा मैं सेहूनी फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, उनके पास साजिशों के अलावा और कुछ नहीं रखा। सिल्विया ने कहा तो होने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इन साजिशों से तुम्हारी अपनी जात पर तो कोई आंच नहीं आ रही। मैंने कहा मामला अगर मेरी जात का होता तो मुझे इतनी तशवीश न होती। वो जहरीले लहजे में बोली, हाँ मामला तो अरबों का है जो खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों पर तकिया किए बैठे रहते हैं। मैंने जख्मी निगाहों से सिल्विया की तरफ देखा तो वो गड़बड़ा गई। बोली ठीक है, ये तुम्हारा जाती मामला है, मुझे क्या। मैंने कहा मालूम नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ है, किसी और ने कहा होता तो मैं उसे जवाब भी देता, तुम्हें क्या कहूँ। सिल्विया ने सर झुकाकर कहा, मैं माफी चाहती हूँ, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था जो तुमने समझा। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, अच्छा अब खाना तो खाती रहो, खाने का क्या कसूर है। सिल्विया ने आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे उस मुआहदे के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि अंकल राबील ने वहाँ कोई दवा साज फैक्ट्री कायम करने के लिए शामी हुकूमत से मुआहदा किया है। मैंने मुतहज्जराना लहजे में कहा, दवा साज फैक्ट्री, ये तो बड़ी अनहोनी बात है। वो बोली, मुआहदा हुए तो अरसा हुआ, अब तो वहाँ काम भी शुरू होने वाला है। मैंने अंकल राबील और ऑलिव हार्वर्ड को बातें करते सुना था। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। हारूत राबील की एक उम्र हथियारों के कारोबार में गुजरी थी, अब उसका अचानक दवा साजी की तरफ माइल हो जाना ताज्जुब खेज था। कारोबार तो खैर आदमी कोई भी कर सकता है, लेकिन दवा साज फैक्ट्री का कयाम और वो भी शाम जैसे मुल्क में बड़ी अनहोनी बात थी। उस दवा साज फैक्ट्री के पसे पुश्त कोई साजिश कार फरमा थी जिसका मुझे सुराग लगाना था। बात अगर वहां से शुरू होती जहां मैंने हारूत राबील का कारोबार तबाह किया था, तब भी कोई गुंजाइश निकल सकती थी, मगर सिल्विया के बयान से मालूम होता था कि उससे बहुत पहले ही हारूत राबील ने शाम में दवासाज फैक्ट्री कायम करने का न सिर्फ फैसला कर लिया था, बल्कि इस ज़िमन में अमली इक़दामात भी कर डाले थे। इसका मतलब यही था कि वो पहले से ही किसी बड़े चक्कर में था। दफतन मैंने सिल्विया से पूछा, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ऑलिव हार्वर्ड या हारूत राबील में से कोई तुमसे खुद ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे? सिल्विया ने कहा, नहीं, तय हुआ है कि मैं खुद ही राब्ता कायम करूं तो करूं, वरना मुझसे कोई राब्ता न करे, और मैं भी उस वक्त ट्रांसमीटर इस्तेमाल करूंगी जब कोई अहम इत्तला देनी होगी। मैंने उठते हुए कहा, ठीक है सिल्विया, अब मैं जा रहा हूँ, दिन में किसी वक्त आऊंगा। सिल्विया ने कहा, मुझे इस हाल में छोड़कर जा रहे हो, मेरे पास किसी किस्म का सामान तक नहीं है। मैंने कहा, रात यूं ही गुजार लो, कल दिन में बकिया इंतजामात करेंगे, उस वक्त तक मुमकिन है सूरत हाल कुछ वाजे हो जाए। वो बोली, नहीं, मुझे तन्हा छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ वहशत होगी, डर लगेगा। मैंने कहा, डर किस बात का, यहाँ कौन सा तुम्हारा दुश्मन है कोई, और फिर किसी को ये मालूम भी तो नहीं है कि तुम कहाँ हो। सिल्विया ने कहा, डर लगने की जरूरी है कि कोई वजह भी हो, बगैर किसी वजह के भी तो आदमी खौफजदा हो सकता है, और फिर बदले हुए हालात के तहत तो मेरा खौफजदा होना फितरी है। मैंने कहा, ये एक भरा पूरा होटल है सिल्विया, कोई वीराना नहीं है, और एहतियात के तौर पर तुम दरवाजा अंदर से बंद रखना। वो बोली, क्या इस वक्त तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? रात यहीं गुजार लो, सुबह चले जाना। मैंने कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जाए बगैर काम हो जाए, और मैंने फोन का रिसीवर उठाकर बर्ड के होटल का नंबर डायल किया। बर्ड ने मेरी आवाज पहचान ली, उसकी आवाज से बेचैनी झलक रही थी। तुम कहाँ हो चीफ? बड़ी हंगामा खेज खबरें हैं। मैंने उसे कमरा नंबर बताते हुए कहा, मैं ड्रीम लैंड होटल में हूँ, फोन पर बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, तुम खुद ही मेरे पास चले आओ। वो बोला, मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, क्या पीटर को भी साथ ले आऊं? मैंने पूछा, वो कहाँ है? बर्ड ने कहा, वो मेरे कमरे में ही है, हम दोनों बड़ी बेचैनी से तुम्हारे मुंतजिर थे। मैंने कहा, ठीक है, उसे भी ले आओ, कोई हर्ज नहीं है। फोन बंद करके मैं सिल्विया की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, मैंने अपने साथियों को यहीं तलब कर लिया है, अब शायद मुझे जाने की जरूरत न पड़े। सिल्विया मुस्कुरा कर बोली, ये इत्तला मेरे लिए बहुत खुश आइंद है, और अब मैं खासा सुकून महसूस कर रही हूँ। मैंने तशवीश से कहा, तुमने ये सोचा है कि इस तरह कब तक काम चल सकेगा? इस वक्त तो मैंने काम चला लिया है, लेकिन जल्द या बदेर मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। सिल्विया ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, शायद अंकल राबील के खिलाफ काम करके मैं अपने ज़मीर पर बोझ महसूस कर रही हूँ, और ज़मीर की ये खलिश मुझे खौफजदा कर रही है। मैंने कहा, तुम्हें किसी किस्म की खलिश महसूस नहीं करनी चाहिए, तुम किसी फर्द के खिलाफ काम नहीं कर रही हो, तुम बुराई के खिलाफ नबर्द आज़मा हो, तुम्हारे ज़मीर को तो मुतमईन होना चाहिए। सिल्विया ने कहा, मुझ पर उनके बहुत एहसानात हैं, मेरी परवरिश, तरबियत और तालीम उन्हीं की मरहून मिन्नत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दुनिया के लिए वो लाख बुरे सही, मगर मेरे साथ तो उन्होंने कभी कोई बुराई नहीं की। मैं तो उनके एहसानात के बोझ तले दबी हुई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम्हारे साथ मिलकर मैं एहसान फरामोशी की मुर्तकिब तो नहीं हो रही। सिल्विया बहुत मुज़महिल नजर आ रही थी और उसका लहजा बुझा बुझा सा था। मैंने कहा, मत भूलो कि तुम एक डॉक्टर हो और लोगों की जिंदगियां बचाना तुम्हारा फर्ज है। वो बोली, यही एक ख्याल तो मुझे सहारा दिए हुए है, वरना मैं डगमगा जाती।
تمہیں کیا معلوم کہ میں کس کشمکش میں گرفتار ہوں۔ ثابت قدم رہنے کے لیے مجھے کتنی جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھنا سلویا، میں تم پر کسی بھی قسم کا جبر نہیں کروں گا۔ تم اپنے ہر عمل کے لیے آزاد ہو۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ وہ بولی مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، ایسی کوئی بھی بات مت کرو جو مجھے کمزور کرے۔ مجھے حوصلے کی ضرورت ہے اور یہ حوصلہ تم مجھے عطا کرو گے۔ وہ میرے شانے پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کے حوصلے کی تعریف کر رہا تھا۔ جس کشمکش میں وہ مبتلا تھی یقیناً شروع ہی سے اس میں مبتلا رہی ہوگی، مگر اس نے جتنے اعتماد سے سب کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ تذبذب نامی کسی کیفیت کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ میں تو حقیقتاً یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں سے بری طرح بدظن ہو چکی ہے۔ اس کے باطن میں ہونے والی جدوجہد سے میں بے خبر تھا، اور بے خبر رہتا اگر اس کی قوت برداشت یوں اچانک جواب نہ دے جاتی۔ میں اسے ہولے ہولے تھپکیاں دیتا رہا۔ میں نے سرگوشی میں کہا تم بہت عظیم ہو سلویا، نیک نیتی سے تم جو عزم لے کر نکلی ہو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب آپریشن ضروری ہو جائے تو ڈاکٹر کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اگر جھجک جائے تو مریض قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ سلویا آنکھیں بند کر کے رک رک کے بولی، مجھ سے ایسے ہی باتیں کرتے رہو، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مجھے مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو سلویا، تلخ حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراؤ۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ بولی جو تلخ گھونٹ میں نے لیا ہے اسے حلق سے اتارنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تلخ گھونٹ اگر تم حقیقت کو کہہ رہی ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ایک صحیح اقدام کو تلخ گھونٹ سے تشبیہ دے رہے ہو تو مجھے اعتراض ہے۔ وہ بولی میں اپنے ساتھ شاید تمہیں بھی پریشان کر رہی ہوں اور شاید تم پر اتنا حق نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا تم خود پریشان ہو اور نہ مجھے پریشان کر رہے ہو۔ یہ وقتی جذباتی کیفیت ہے جو گزر جائے گی، اور جو کچھ تم کرو گی اس پر تمام عمر فخر کرو گی۔ سلویا نے کہا تمہارے ساتھی آنے والے ہوں گے، ان کے آنے سے قبل ہی مجھے اپنا حلیہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سلویا کے باتھ روم سے برآمد ہونے سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ توقع کے مطابق دروازے پر بڈ اور پیٹر ہی تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا۔